हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 19 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल 2023 का आपका आर्मी अग्निवीर जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका जीके का, साइंस का, करंट अफेयर के और हिस्ट्री के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो देखिए महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस जी हैं। कौन है? महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल श्री रमेश बैस जी हैं। देखिए आपके प्रत्येक शिफ्टों में 2 से 3 राज्यपाल का नाम पूछा जा रहा है और राजधानियों का नाम पूछा जा रहा है, जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं। इसलिए जितने भी भैया बहन अभी एग्जाम नहीं दिए सभी लोग राज्यपाल और राजधानी, ठीक है, भारत के जितने भी राज्य हैं उनके सभी राजधानी और सभी के नए राज्यपाल कौन बने हैं, इन सभी का नाम याद करके जरूर जाएं। देखिए अगला आपसे पूछा गया था संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो देखिए संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFAF भारत में खेल की शासी निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्य संघों और सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है। तो देखिए आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? जो संतोष ट्रॉफी हमारी ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आपके ऑप्शन में फुटबॉल दिया होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था भारत में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। तो देखिए भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। कितने? 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे साइंस से पूछा गया था कि समतल दर्पण कर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जो समतल दर्पण हमारा होता है इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण पर निर्मित प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होता है, यानी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या फिर केंद्रित नहीं किया जा सकता है। आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा होता है। यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो देखिए ये प्रश्न था भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो देखिए वर्तमान में 6 भाषाएं हैं। कितनी? वर्तमान में भारत में कुल 6 भाषाएं हैं जो भारत में शास्त्रीय स्थिति में है, यानी इन्हीं 6 भाषाएं जो हैं यही भारत में शास्त्रीय भाषाएं के रूप में हैं। और सभी 6 शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। आप लोग जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उनको जरूर याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर है कुल 6 भाषाएं हैं। और ये पूछा जाए कि इनको किस संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है। तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता सौराष्ट्र रहा है। कौन? सौराष्ट्र। अब देखिए सौराष्ट्र ने अपना दूसरा घरेलू खिताब जीतने के लिए महाराष्ट्र के खिलाफ फाइनल मैच में 5 विकेट से जीता था, यानी सौराष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र से 5 विकेट में जीत गया था। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे साइंस से पूछा गया था रक्त की अशुद्धि किस अंग द्वारा दूर की जाती है, यानी रक्त की अशुद्धि जो है किस अंग से द्वारा दूर की जाती है। तो रक्त की जो अशुद्धियां होती है ये वृक्क अंग में जाकर छनती हैं, यानी वृक्क अंग में जाकर दूर हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर गिरती है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है। तो देखिए जो सूर्य की किरण है जब यह पृथ्वी पर गिरती है यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन सी? तो बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल, जिसे आप हिंदी में विभज्योर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे हम विभज्योर भी कहते हैं, ठीक है। इसी ट्रिक से हम 7 का नाम याद रखते हैं। और यदि इसी में हिंदी का ट्रिक याद करना है तो बैनी या पिनाला भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप 7 का नाम याद कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ये सभी क्लास 9th और 10th के ही प्रश्न हैं। इस 11, 12 के कोई प्रश्न ही नहीं बन रहे। सिर्फ जो कोई भी छात्र जो क्लास 9 और 10 को अच्छे से पढ़ा है उनका सभी प्रश्न राइट हो जाएगा। देखिए नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है। बहुत सरल प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल रंग हो जाता है। अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस जो है ये लाल हो जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? अम्ल ही आपका राइट आंसर होगा। और यदि अम्ल नहीं है तब उस चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन जो खट्टा पदार्थ था वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और पहले आप अम्ल को ही रखेंगे और आपके ऑप्शन में भी अम्ल दिया गया होगा। अगला प्रश्न देखिए था यूपीए का पूरा नाम क्या है। देखिए यूपीए जो होता है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस ऑफ, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस होता है, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इसे हिंदी में कहते हैं। और देखिए ये क्या है? ये भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो देखिए आपने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पढ़ी होगी, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति में छोटे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य की उपस्थिति में और पर्णहरिम की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देखिए स्वपोषी ऐसे जीव हैं जो प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी मतलब स्वयं भोजन बनाने वाले। अब देखिए स्वपोषी कौन होते हैं? तो पौधे, सबसे पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए पौधे। आपके ऑप्शन में पेड़ पौधे जरूर दिया होगा, ठीक है। कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और या तो आपके ऑप्शन में स्वपोषी करके दिया होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए महात्मा गांधी ने बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो तवांग मठ है आपका, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यदि देश पूछा जाए तब भारत, राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। और यह एक बौद्ध मठ है तवांग मठ। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देखिए, आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तो यही तवांग मठ है। और ये जो तवांग मठ है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। भारत का सबसे पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर से आपसे साइंस से ही प्रश्न बना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। देखिए फिर से अम्ल से प्रश्न बना है। तो अम्ल जो है ये एसिड होते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद में होते हैं, ठीक है। तो अम्ल जो होते हैं ये खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये जल में घुलने पर खट्टा स्वाद देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो देखिए ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है यह चांदी। चांदी को किससे डिनोट करते हैं? Ag से। देखिए इसकी परमाणु संख्या होती है 47। और देखिए चांदी एक नरम, सफेद और चमकदार धातु है। यह एक बहुत ही नमनीय और आघात वर्धनीय धातु है और इसमें सभी तत्वों के बीच उच्चतम विद्युत चालकता तापी चालकता होती है। यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यानी ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक है वह आपका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी की परमाणु संख्या 47 होती है और इसे Ag से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हड़प्पा कालीन कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो हड़प्पा कालीन कालीबंगा है यह कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले और कालीबंगा एक छोटा नगर था। देखिए कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। यदि राज्य पूछा गया था तो राजस्थान, और यदि जिला आपसे पूछा जाए किस जिले में स्थित है तब आपका राइट आंसर होना चाहिए हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। और कालीबंगा क्या है? तो यह एक छोटा सा नगर था, ठीक है। इतना आप जरूर याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट फिर से गवर्नर से प्रश्न बना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये सन 1947 से 48 के बीच में बनाए गए थे, ठीक है। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे यह 1947 लेकर 48 के बीच में बनाए गए। और इनसे संबंधित पॉइंट देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे हैं, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत के अंतिम वायसराय भी भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे हैं। इसको आप जरूर याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे बना था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में, कहाँ पर? भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और किस जिला पूछा जाए तो मयूरभंज जिला में। और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सिमलीपाल एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो देखिए जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। और यह 15 मई सन 1952 से लेकर 27 फरवरी सन 1956 तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, ठीक है। 15 मई सन 1952 से लेकर 27 फरवरी सन 1956 तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव का जनन अंग कौन सा है? तो देखिए इसको पहले समझिए तब आप इसका राइट आंसर समझ पाएंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को ही लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए
अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मानव के जनन अंग है। मानव जनन आपसे पूछा गया था। अब मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यदि आपसे स्त्री पूछा जाए तब अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है। और यदि नर यानी पुरुष का पूछा जाए तब वृषण, शुक्राणु, नली एवं शिश्न जो है ये पुरुष के जनन अंग होते हैं। तो अब आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, प्रश्न में आपके क्या दिया गया था वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे संविधान से बना है कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 17 है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो यही आपका राइट आंसर होगा और यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई प्रश्न गलत होता है तब उसका राइट प्रश्न आप लोग हमको जरूर बताएं, क्योंकि प्रश्न हमको जो है आप लोगों के ही माध्यम से पता चलता है। तो क्या होता है कि कुछ भैया बहन जो प्रश्नों को सही न बताकर थोड़ा गलत वो बता देते हैं या फिर उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बता देते हैं, इसलिए उस प्रश्न को समझकर हम आपको राइट प्रश्न आंसर बताने का प्रयास करते हैं। और आपको जितने भी प्रश्न याद हों सभी प्रश्न आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जिससे कि उसका राइट आंसर आपको बताया जा सके। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बना था कि वरुण युद्ध अभ्यास। देखिए एक वरुण युद्ध अभ्यास हमारे देश में होता है, वही पूछा गया कि यह किन दो देशों के बीच में होता है। तो देखिए जो वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच में एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। किसे करती है इसे? नौसेना करती है। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, यही आपका राइट आंसर होगा और यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया हो। और थोड़ा सी जानकारी देखिए, भारत और फ्रांस की नौसेनाएं सन 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही हैं। यानी जो वरुण अभ्यास है यह सन 1993 से स्टार्ट हुआ है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वरुण युद्ध अभ्यास कब से शुरू हुआ है, तो यह सन 1993 से शुरू हुआ है और यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कल भी एक स्टैचू से प्रश्न पूछा गया था और आज भी एक स्टैचू से प्रश्न पूछा गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये भारत के गुजरात राज्य के केवड़िया के पास स्थित है। भारत में स्थित है। यदि राज्य पूछा जाए तो गुजरात राज्य में स्थित है और यदि जिला जैसे पूछा जाए, स्थान पूछा जाए तो यह केवड़िया के पास स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात में स्थित है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है, इतना आप जरूर याद रखना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? युमथांग घाटी। तो देखिए जो युमथांग घाटी है यह उत्तरी सिक्किम जिले में समुद्र तल से 3575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में, ठीक है। यह जो युमथांग घाटी है यह सिक्किम जिले में स्थित है, ठीक है। सिक्किम ही आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, ध्वनि किसमें गति नहीं कर पाती है? तो देखिए सबसे पहले आपसे ये समझिए कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके प्रसार के लिए या फिर इसके गति करने के लिए इसे किसी भी जैसे हवा, पानी, स्टील आदि जैसे सामग्री या फिर माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि है इसको गति करने के लिए हवा, पानी, स्टील जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो आपका प्रश्न था कि किसमें गति नहीं कर पाती है, तो यह निर्वात में गति नहीं कर पाती है। ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर पाती है या फिर निर्वात में गमन नहीं कर पाती है या फिर निर्वात में चल नहीं पाती है या फिर निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? अब देखिए इस प्रश्न को समझने से पहले आप समझिए कि हमने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, वहां से आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और जितने भैया बहन अभी एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग एग्जाम देने के बाद उसी ग्रुप में आपको सभी प्रश्नों को भेज देना है। आपके जितने भी प्रश्न याद हैं आपके दिमाग में हैं सभी प्रश्नों को पेपर देने के बाद आप भेज दीजिए, जिससे कि उसका एनालिसिस कराकर दूसरे बच्चों की मदद की जा सके। अब देखिए किसी भैया बहन ने हमको प्रश्नों को भेजा था तो उनके माध्यम से हमने आपकी हेल्प की है। अब आपका भी फर्ज है कि आप भी अपने प्रश्नों को जरूर भेजिए उसी ग्रुप में। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जरूर जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको सभी चीज़ें PDF वीडियो सभी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लोग जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि और जुड़ने के बाद प्रश्नों को जब भी भेजें तो अपना नाम और शिफ्ट जरूर लिख के भेजें कि ये फर्स्ट शिफ्ट ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, और अपना नाम लिख के भेजें जिससे कि आपका नाम जो है सबसे पहले बताया जा सके। इतना आप लोग जरूर करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? तो देखिए लोहे पर जंग लगना जो है एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। क्या है? एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, लेकिन
लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संक्षारण। आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है सन 1784 के गवर्नर जनरल कौन है? तो देखिए सन 1784 के गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड वेलेस्ली हैं। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली है। पूरा देखिए अधिनियम गवर्नर जनरल फर्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 के लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस करा दिया है। जो भी प्रश्न आपको याद हो फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को आप जरूर भेजिए जिससे कि उसका राइट आंसर बताया जा सके। और सभी भैया बहन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं और वहीं पर आप अपने प्रश्नों को भेज दिया कीजिए और अपने नामों के साथ भेजिए और किस शिफ्ट का प्रश्न है इसको भी जरूर बताएं जिससे कि आपका नाम जो है सबसे पहले बताया जा सके कि किस भैया या बहन द्वारा हमको ये प्रश्न प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।